आज इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री में जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो आइसोमर के साथ रिलेटेड है, जिस पे जो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। मगर ज्योमेट्रिक आइसोमर से मैं पहले आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ आइसोमर्स के साथ, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्केन। तो अल्केन में आपकी बुक में अगर आए कि अल्केन में हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है तो कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हमें नंबर ऑफ आइसोमर जो है तो वो कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हम इस तरह करेंगे। टू पार्टिसिपेंट रेज हैंड्स। जी 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 जी, नहीं नहीं, आप लेक्चर, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्लीज रेज योर हैंड्स प्लीज। ठीक है, आपको आवाज आ रही है, ठीक है। बस देखिए, अल्केन जो है तो अल्केन हमारे पास, अगर अल्केन में हमारे पास कार्बन की तादाद, यहाँ पे जो टॉपिक हमारा है, हमारे पास टॉपिक हमारा है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्केन, ठीक है। तो अल्केन में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आप, अगर हमारे पास कार्बन की तादाद C3 से लेकर C7 तक हो, यानी प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन तक, तो उसके लिए जो जनरल फार्मूला है वो है 2, शाबाश, n-4, ये पावर पे है, और फिर है +1, ठीक है। तो ये शॉर्टकट अपने लिए याद रखें। और यही जब कार्बन नंबर 3 से 7 पे हो तो नंबर ऑफ आइसोमर्स अल्केन में इस फॉर्मूले पे फाइंड आउट होंगे। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्केन। फिर अगर हमारे पास n की तादाद 8 हो जाए, ये तो 7 तक एप्लीकेबल है, लेकिन अगर हमारे पास 8 हो जाए तो फिर इसके लिए ये पुराना वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट नया फार्मूला आएगा, वो होगा 2n-4 + 2, ठीक है। तो ये अपने साथ एक दूसरा फॉर्मूला याद रख लें कि अगर अल्केन में नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करने और उसकी कार्बन की तादाद 8 हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होगा। लेकिन अगर कार्बन की तादाद 9 होगी तो फिर उसके लिए कौन सा जनरल फार्मूला यूज होगा? उसके लिए जनरल फार्मूला शॉर्टकट यूज होगा 2n-4 + 3, ठीक है। और इसमें ये जो n जो है ना, ये n हो गया, ये n हो गया, ये n हो गया, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी लेट सपोज यहाँ पे n8 है तो यहाँ पर 8 आपको पुट करना है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9, और इस तरह यहाँ पे 3 to 7 जो भी हो, तो ये उसके लिए आप शॉर्टकट यूज करते हैं। इसके साथ ही हम नए पे जाएंगे। अगर n की तादाद 10 हो, यानी कार्बन की तादाद डेकेन 10 हो, तो उसके लिए आपको क्या ओबे करना? उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास जनरल, शाबाश, आइसोमर फाइंड करने के लिए क्या होगा? 2n-4 + 1 + n, ये हमारे पास फॉर्मूले। तो ये आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ जो है तो पेंटेन का दिया है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन। तो इस तरह आपको पता है कि उसके 3 आइसोमर है, लेकिन अगर इससे ज्यादा तादाद है, 6 आ जाए, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरह आ जाए, तो उसके लिए ये छोटे से फॉर्मूले हैं, शॉर्टकट हैं, जिससे आप उनके नंबर ऑफ आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट इस पे हम आएंगे, हमारे पास अल्कीन है, ठीक है। तो अल्कीन में जो है तो हम कैसे अब आइसोमर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो अल्कीन को हम गौर से देखेंगे, और उसमें हमारे पास अगर अल्कीन में इवन कार्बन हो, इवन कार्बन यानी इथेन हो गया, इथीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, हेक्सीन हो गया, ऑक्टीन, इस तरह यानी इवन नंबर जो हो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है आइसोमर फाइंड आउट करने के लिए वो होगा 2n + 1, ठीक है। ये आपके पास है, आपको अगर
पेपर में कहीं आ गया तो आप इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड। लेकिन अगर ऑड कार्बन हो आपके पास अल्कीन में, अगर ऑड कार्बन हो तो उनके लिए फॉर्मूला हमारे पास होगा 2n-2, ये पावर है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कीन के लिए फाइंड आउट यानी आइसोमर्स फाइंड आउट करने के दो शॉर्ट ट्रिक्स हैं। इसके अलावा अगर हम अल्काइन की तरफ मूव करें, आवाज सा सुले दर्जी ना ना लकदा तासु चेक की करना मत को स्टूडेंट्स को मत या चेक करो, ठीक है, ओके, सही है। तो अगर हमारे पास अल्काइन आ जाए और अल्काइन में आपसे आइसोमर के बारे में पूछा जाए तो इसी तरह आप जवाब देंगे। अगर हमारे पास इवन कार्बन हो तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला होगा आइसोमर फाइंड, और ऑड कार्बन अगर हो उसके लिए अलग से फॉर्मूला है। इवन कार्बन के लिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा 2, शाबाश, 2n माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास इवन कार्बन अल्काइन में अगर हो तो आइसोमर्स आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑड कार्बन हो तो इससे फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2n माइनस 2n, ठीक है। एक n जो है तो पावर पे है ये वाला, और ये यहाँ पर नॉर्मली मल्टीप्लाई फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्काइन के आइसोमर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है। इस तरह हमारे पास एक और है, अगर आप ऑप्टिकल आइसोमर, कल हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा था, ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शाबाश, तो फाइंड नंबर ऑफ आइसोमर्स। अगर आप इसमें फाइंड आउट आइसोमर करते हैं तो इसके लिए जो है तो एमसीक्यूज या शॉर्टकट जो भी है तो ये हमारे पास होता है 2n, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2n। ये n जो होता है ये n कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कायरल कार्बन यानी अगर हम लैक्टिक एसिड में देखें तो लैक्टिक एसिड में n की वैल्यू, लैक्टिक एसिड में n की वैल्यू 1 है, क्योंकि उसमें एक कायरल सेंटर है या कायरल कार्बन है, ये इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। तो इसलिए अगर हम लैक्टिक एसिड की ऑप्टिकल आइसोमर निकालना चाहें तो लैक्टिक एसिड में हमारे पास हो जाएगा 2n, तो 2 1 2 1, तो हमारे पास 2 आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर के लिए शॉर्ट ट्रिक है। अब जो हम कल हमसे जो टॉपिक जो रह गया था वो था हमारे पास जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम जिसको हम कहते हैं तो इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अभी हम पढ़ेंगे। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए हमारे पास बुनियादी कुछ पॉइंट होने चाहिए। पहला तो इसमें पॉइंट ये है कि इसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है। ईटा, ये सारे ईटा के पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के लिए, आप अपने साथ ही नोट करते जाएं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। दूसरा, ज्योमेट्रिक आइसोमर में जो है तो सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी होगा, वेरी गुड। और तीसरा इसमें जो होगा तो कंटेनिंग डबल बॉन्ड भी होगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के बारे में जनरल पॉइंट है। लेकिन अगर हम इस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में पढ़ें तो यहाँ पे अभी हम एक दो पॉइंट्स और पढ़ेंगे जिनको हम हेडिंग दे सकते हैं कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक हेडिंग अभी हम यहाँ पे देंगे, शाबाश, कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, यहाँ पे लिखें कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसकी कंडीशन हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन तो ये है जो मैं भी पढ़ा चुका हूं कि प्रेजेंस ऑफ, पहली कंडीशन हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें जो टू डिफरेंट
two different groups must be two different group must be attached to each कार्बन। ठीक है, तो ये वो बुनियादी शराइत में जो आपको ईटा में यही आएंगे कि ये फॉलोइंग एग्जांपल जो है तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट आपके साथ आ सकते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है, तो लेट सपोज मैं नंबर 1 एग्जांपल आपको देता हूं। यह है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पर जो है तो अगर आप देखें ये है CH3, ये है H, ये है H और ये है H। ठीक है, और अगर दूसरा एग्जांपल मैं आपको एक लिखता हूं यहाँ पे, लेट सपोज C डबल बॉन्ड C। ठीक है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लिखता हूँ H, यहाँ पे लिखता हूँ C2H5, इस तरह यहाँ पे भी लिखता हूँ H, यहाँ पे भी लिखता हूँ C2H5। ठीक है, तो अभी मुझे बताएं कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल यानी कौन सी एग्जांपल जो है तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को शो करेंगे और कौन सा शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि विच एग्जांपल शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। मैं भी आपसे क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो हाथ उठा ले, रेज योर हैंड्स। अच्छा, और जो कह रहे हैं कि एग्जांपल 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को तो वो हाथ उठाएं। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो हमारे पास पहला वाला है तो ये तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, जबकि दूसरा वाला जो एग्जांपल है तो ये रिप्रेजेंट करेगा। रीजन क्यों है? अगर आप कंडीशन को, पहली कंडीशन को गौर से देखें तो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड तो यहाँ भी है और डबल बॉन्ड यहाँ भी है। लेकिन दूसरी अगर कंडीशन को आप देखें तो टू डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच टू ईच कार्बन। तो हर एक कार्बन के साथ जो अटैच है ग्रुप, ये जो है तो ये डिफरेंट होने चाहिए। देखिए यहाँ पे ये तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। लेकिन अगर इस कार्बन को और से देखा जाए तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये इथाइल ग्रुप है, इस तरह डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप भी डिफरेंट है, तो लिहाजा ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो इस तरह के आपको, अगर आपको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म से ईटा में एमसीक्यूज आएगा तो इस टाइप से आ सकते हैं कि कोई सी 4 ऑप्शन में एग्जांपल दी होगी, आपको क्वेश्चन दिया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, तो उसके लिए ये 2 कंडीशन आपके साथ जरूर हो, आपको याद होनी चाहिए, जिससे आप ऑप्शन को करेक्ट कर सकें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अभी हम आएंगे एक और 2-3 एमसीक्यूज पर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के साथ। और पहला जो एमसीक्यूज है, पहला एमसीक्यूज, तो वो बात याद रखें, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉरी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट जो है तो केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आपके पास पॉइंट होना चाहिए। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की जो है तो फिजिकल और डिफरेंट होगी। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो देखिए कि they can be separated by conventional isomers have different physical techniques by frictional distillation। ठीक है, तो they can be separated, यानी ज्योमेट्रिक आइसोमर से ट्रांस एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। they can be separated by frictional distillation। ठीक है, इस तरह एक और भी तो है जो आपके कोर्स में नहीं है, एक सेपरेटिव टेक्निक है जिसको गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी, ये वो 2 टेक्निक और भी हैं, टेक्निक बहुत हैं, लेकिन कम से कम आप अपने
नॉलेज के लिए आपके कोर्स में ज्यादातर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ाया गया आपको, तो ये अक्सर आपको ईटा में आ सकता है कि ये फ्रैक्शनल टेक्निक से आया सेपरेट हो सकते हैं, यानी ये ईटा में आएगा कि द ज्योमेट्रिक आइसोमर से स्ट्रॉन्ग आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड from each other by which technique, destructive distillation, fractional distillation, vacuum distillation, इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है तो आप अपने साथ याद रखें। इसके अलावा जो है तो नेक्स्ट हमारे पास जब हम इसकी ये 2-3 पॉइंट्स पढ़ ले तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, और वो है इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन का क्या तरीका है? इसका मतलब ये है कि हम सिस फॉर्म को ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्रांस को हम सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन हमारे पास ये होनी चाहिए कि हमारे पास लाइट होनी चाहिए या हीट होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूँ, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लूँ, इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखें, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास CH3 है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास CH3 है, तो ये हमारे पास सिस फॉर्म है। क्योंकि दोनों जो एटम है सेम साइड पे सेम ग्रुप अटैच है, तो ये सिस फॉर्म है। तो अभी आपको कल मैंने बताया था कि इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब आप इसको क्या प्रोवाइड करेंगे? जब आप उसको हीट या लाइट फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से इसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इस एक साइड पे जो है तो आप अगर रोटेशन करवा दें तो आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड आएगा वो C डबल बॉन्ड C होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, यहाँ पे ऊपर CH3 फॉर्म चला जाएगा, हाइड्रोजन नीचे आएगा, जिसको हमें क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इंटर कन्वर्जन जो है तो इट कैन बी पॉसिबल इन ज्योमेट्रिक आइसोमर, बट ओनली इन दैट कंडीशन if we supply heat or light to it, because it will break the bond. So free rotation is just only possible through sigma bond. pi bond हो तो possible नहीं है। तो ये पॉइंट आपके पास हो गया। इसके साथ अगर हम जनरल पढ़ें तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी इन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। इससे पहले एग्जांपल मैंने आपको दी है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और सेम साइड एक साइड पे हो और यहाँ पे भी सेम साइड दूसरी साइड पे हो, तो इसको हम सिस फॉर्म कहते हैं, ठीक है, सिस फॉर्म। लेकिन अगर हम क्या करें, हम ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म बनाए सॉरी, तो ये इसका ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। खांसी मुझे लगी हुई है, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीता हूँ, तो इसलिए कोरोना वगैरह का कोई मसला नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टीचर को कोरोना हुआ है तो अल्लाह का फजल है, सिर्फ बेहतियाती करता हूँ। और ये सामने मेरा AC भी लगा हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये सिस है और ये ट्रांस है, ठीक है। तो सिस और ट्रांस को अगर आप देखें, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि सिस जो है तो वो क्या है? ट्रांस मोर स्टेबल है, सिस। अच्छा, जो कहते हैं कि सिस स्टेबल है तो रेज योर हैंड्स। फलसू आपको क्या हुआ है? आप क्यों कह रहे हैं? ट्रांस जो कहते हैं कि स्टेबल है तो वो हाथ उठाए। यस यस, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। और रीजन यही है इसकी कि क्योंकि यहाँ पर जो है तो सेम ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप क्या हैं? बल्कि ग्रुप्स हैं। क्या हैं? बल्कि ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं। तो यहाँ पर इनमें क्या होती है? रिपल्जन कॉज होती है इनमें, आपस में इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाती है? अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप हैं तो वो एक दूसरे से फॉर अवे हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों, तो आप कहें कि ट्रांसफॉर्म में स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके बल्कि ग्रुप एक दूसरे से दूर है, जिसमें रिपल्जन के चांसेस मिनिमम है और अनस्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जर्नल फॉर्म आ गई। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट बात की,
अब वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के बारे में, तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है तो अगर ईटा में आए तो इट इज आल्सो पॉसिबल, इट इज आल्सो पॉसिबल इन साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये भी ईटा का पॉइंट आ सकता है आपके लिए, यहाँ पे लिख लें। एंट्री टेस्ट के लिए जरूरी है कि ज्योमेट्रिक साइक्लिक में भी पॉसिबल है, यानी मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल बना दूं, ठीक है, सिंपल एग्जांपल, इतनी डिटेल में नहीं आता कि, लेकिन सिर्फ आपको इतना पता हो कि आया रिंग चेन में पॉसिबल है या नहीं। तो अगर रिंग में मैं बनाऊं, ये इसका एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, यहाँ पर अगर मैं कर लूँ ये CH3 है, ये इसका हाइड्रोजन है, अगर इसके दो बॉन्ड, क्योंकि ये कार्बन है तो इसका एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, ये तीसरा और ये चौथा, टेट्रावेलेंसी फुल करेगा। इस तरह ये कार्बन है तो ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो इस तरह अगर मैं यहाँ पर CH3 बना दूं, यहाँ पर हाइड्रोजन बनाऊं, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई, हमारे पास सिस फॉर्म हो गई, क्योंकि हर एक कार्बन के साथ देखें डिफरेंट ग्रुप भी अटैच हैं, ठीक है, और सेम साइड पे है, तो ये हमारे पास। और ट्रांसफॉर्म में अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्म में इसकी किस तरह होगी, अगर हम इस तरह ये बने और ये बने तो अभी डिफरेंट ग्रुप अटैच करेंगे, यहाँ पर लेट सपोज CH3 होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर CH3 होगा। तो रिंग कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिक आइसोमर जो है तो ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तो हो गया जनाब आपका ज्योमेट्रिक आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, और किसी कंपाउंड में अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो या ऑप्टिकल आइसोमर्स हो तो उसमें हम कैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स को फाइंड करते हैं, उनके शॉर्ट ट्रिक्स भी आपने सीख लिए हैं। अभी हम अल्काइन की तरफ जाते हैं। इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं तो वो हमारे पास क्या है शाबाश, अल्काइन। कौन से हैं, अल्काइन। अल्काइन को जब हम पढ़ेंगे तो अल्काइन की जनरल फॉर्मूला आपको पता है, CnH2n -2, इसका जनरल फॉर्मूला है, तमाम स्टूडेंट्स को पता है। अभी जो हम जनरल फॉर्मूला पढ़ लेंगे इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में इंपॉर्टेंट मालूमात है, तो स्ट्रक्चर को भी आप जस्ट पॉइंट में याद रखें कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है ये अपने साथ इंपॉर्टेंट याद करें, ईच अपने अक्सर आते हैं 1.19 एंगस्ट्रॉम। बाकी कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, तो ये तो अल्केन अल्कीन अल्काइन सब में सेम है, ठीक है, तो वो कितनी है 1.09, ये तो तमाम की सेम होगी। बाकी कार्बन कार्बन में फर्क होगा क्योंकि दो एक और ये तीन बॉन्ड हो गए। और जो स्ट्रक्चर इसका होगा शाबाश, स्ट्रक्चर इसका कौन सा होगा, लीनियर होगा, वेरी गुड शाबाश। एंगल इसमें कौन सा होगा, को पता है लीनियर है तो 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सी होगी, शाबाश SP, वेरी गुड। तो ये स्ट्रक्चर के साथ आपको बस ये हमेशा जब स्ट्रक्चर किसी भी आप ग्रुप का याद करना चाहे तो ये एक उनमें बॉन्ड लेंथ याद रखें, एक उनका स्ट्रक्चर, एक एंगल और एक हाइब्रिडाइजेशन, तो ये 5-6 हेडिंग्स हैं तो स्ट्रक्चर को कवर करती है। फिर इसके बाद अगर हम इसकी जनरल पढ़ें तो वो इसकी होगी प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बारे में अगर हम पढ़ें इनकी प्रिपरेशन कैसी होगी, तो प्रिपरेशन हम कहते हैं कि इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं जनरल जो है तो दो तरीकों से। यानी पहला तरीका हमारे पास, अच्छा जो नोट में जर्नल लिखे तो इनको प्रिपेयर हम करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये ईटा के लिए पॉइंट अगर आप याद रखें, एलिमिनेशन रिएक्शन से, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के जरिए हम इनको प्रिपेयर करते हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन में फिर हमारे पास जो है तो दो यहाँ पे आपके कोर्स में जो टेक्निक है, जो प्रोसेसेस हैं, नंबर 1 दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखें, दोनों से MCQs क्वेश्चन इसमें भी आ रहे हैं क्योंकि इसमें भी हम विनाइल हेलाइड और सोडियम एमाइड वगैरह यूज करेंगे, तो उसका रीजन क्या होता है, ये सारी बातें आपको सीखनी है ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले है बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, by dehydrohalogenation of vicinal डाइहेलाइड, ठीक है, ये आपके पास एक टेक्निक हो गई। जबकि दूसरी टेक्निक जो है हमारे पास जिसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो है डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड बाय डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा
हेलाइड। ठीक है, तो ये आपके पास दो जो है तो टेक्निक्स हैं जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी हम पहले जो मेथड है हमारे पास, इस पे हम देखेंगे कि कैसे इससे प्रिपेयर हो और उसमें क्या क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर मैं अभी टाइम को सेव करने के लिए फर्स्ट मेथड जो है तो नाम नहीं लिखता, उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। ये हमारे पास पहला जो मेथड है तो ये हमारे पास 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, 2 स्टेप्स में होता है। इसमें हमारे पास एज अ होल नोट में लिख लें, नोट में लिख लें, नोट में लिख लें कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली 2HX के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। ठीक है, एक स्टेप नंबर 1 में और एक स्टेप नंबर 2 में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा शाबाश आपको पता है। हम लेट सपोज अगर एक मॉलिक्यूल ले लें, ये है R, ये है C, ये है H, ये हमारे पास है Br, ये हमारे पास C, ये हमारे पास H, ये हमारे पास H और ये हमारे पास Br। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम बेसिकली क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है, विसिनल इसलिए कहते हैं कि क्योंकि दोनों ब्रोमीन अलग अलग कार्बन पे अटैच हैं। अगर दोनों हेलोजेंस सेम कार्बन पे होते तो फिर उसको जिम डाइहेलाइड कहते हैं। ठीक है, जिमिनल से लफ्ज निकले, लेकिन यहाँ पर विसिनल डाइहेलाइड है। और इसमें लेट से अगर हम KOH का इस्तेमाल करते हैं तो ये माइनस ये प्लस यहाँ पे रिमूवल होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा तो मैं यहाँ पे बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म के ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ जाएंगे, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ आएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ। तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो होगा RC। यहाँ पे एक ब्रोमीन मौजूद है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बन गया, ये C, ये है H और ये है H, और रिजल्टेंट एक हमारे पास बन गया है KBr और एक हमारे पास बन गया है H2O। ठीक है, तो अगर इस कंपाउंड को हम देखें, आपको ईटा में ये आएगा कि ये जो कंपाउंड बन गया है इसको हम क्या कहते हैं। इस कंपाउंड को हम नॉर्मली कहते हैं विनाइल हेलाइड। ये ईटा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम विसिनल डाइहेलाइड की रिमूवल करते हैं KOH की प्रेजेंस में, तो इससे हमारे पास बेसिक मीडियम में तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो क्या होगा, वो विनाइल हेलाइड होगा। ठीक है, और विनाइल हेलाइड इसके इसलिए कहते हैं, विनाइल डबल बॉन्ड की वजह से कहते हैं, जबकि हेलाइड हेलोजन की वजह से कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये याद रखिए, ये जो होता है तो ये बहुत अनरिएक्टिव होता है, ये अनरिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन नहीं करता। तो इसलिए स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, क्योंकि हमें जो प्रिपेयर करना है वो तो अल्काइन प्रोड्यूस करना है, ये तो अल्काइन नहीं बना, ये तो विनाइल हेलाइड बन गया है। तो लिहाजा हम विनाइल हेलाइड को अगले ही स्टेप में लेते हैं। ठीक है, विनाइल हेलाइड को अगले स्टेप में लेते हैं और अगले स्टेप में इसके साथ हम क्या करेंगे, इसमें हम एक रिएजेंट डालेंगे जो इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और वो हमारे पास कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा शाबाश कौन सा, हमारे पास होगा सोडियम एमाइड NaNH2 NaNH2। ठीक है, सोडियम एमाइड जो होगा तो वो हमारे पास कंडीशन फिर -33 सेंटीग्रेड अराउंड अबाउट आपके पास मेंशन होगा। तो इससे हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन जाएगा, तो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास होगा R। यहाँ पर फिर उसी तरह जो है तो यहाँ पे ये चला जाएगा, इससे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर इस तरह, और रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड होगा NaBr। ये देखें ये प्लस है तो ये प्लस और माइनस आप इसमें मिले हैं, और ये हाइड्रोजन और ये अमोनिया तो इससे
प्लस शाबाश NH3। तो आपके पास ये भी एक MCQs है। देखिए हर एक पॉइंट MCQs है, आपको सिर्फ जो है तो बुनियादी पॉइंट याद रखने। तो अभी अगर आपको आए कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जब हम करते हैं किसकी, विसिनल डाइहैलाइड की, तो टारगेटेड प्रोडक्ट में हमारे पास कौन कौन से स्पीशीज होते हैं। तो अभी डेफिनेटली आपको पता है कि अल्काइन तो है ही है, तो इसमें एक सोडियम ब्रोमाइड और एक अमोनिया गैस जो है तो इसमें प्रोड्यूस होती है। तो ये पॉइंट भी आपको इसमें याद रखना है। इसमें अगर हम नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ें सेकंड नंबर, तो वो तो डिहेलोजिनेशन है। डिहेलोजिनेशन को अगर आप गौर से देखें तो जिंक की मौजूदगी में इसको किया जाता है। जिंक नॉर्मली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मली तो अगर देखें तो 0 होता है, लेकिन ये कि जब शो अगर करते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहाँ पे मैं अगर ब्रोमीन ले लूँ, ठीक है, तो ये ब्रोमीन यहाँ से एलिमिनेट होंगे, ये ब्रोमीन यहाँ से एलिमिनेट होंगे, तो यहाँ पर 2ZnBr बनेंगे, ठीक है, 2ZnBr2 बन जाएंगे, और प्लस हमारे पास बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और अल्काइन की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास जनरली जो है तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन जो है तो होगा। जब प्रिपरेशन पढ़ लें, प्रिपरेशन में आपने ये पढ़ा कि सोडियम एमाइड जो है तो ये क्यों यूज हुआ है, क्योंकि अनरिएक्टिव है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ये सारी बातें। और एक और पॉइंट लास्ट प्रिपरेशन में ये भी है कि कितने मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं हाइड्रोजन और HX के, तो 2 पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन। क्या है हमारे पास, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन, अल्काइन की रिएक्टिविटी। तो अल्काइन की रिएक्टिविटी हमारे पास क्या है, तो हम कहते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन हमारे पास क्या है, अल्कीन से ज्यादा है या कम है, तो लेस है, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये देखिए सर यहाँ पर तो अल्काइन के पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं और अल्कीन के पास 1 पाई बॉन्ड है, तो ये मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है, ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, और ये लेस रिएक्टिव होगा। नॉर्मली लोग इस तरह स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन जो कॉमनली जो थिंकिंग आ सकती हैं, लेकिन ये बात जो है तो ये बात क्या है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, फिर मैं सब की करवाऊंगा आखिर में, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन में सब आखिर में मैं करवाऊंगा जब बेंजीन में पढ़ा लूँ, लेकिन अभी यहाँ पर हम अल्कीन और अल्काइन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है तो कौन से रिएक्टिव है, अल्काइन इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे रिएक्टिविटी जो अल्कीन की ज्यादा है, तो अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, ठीक है। फिर इसमें रीजन, अगर आप ईटा में यही क्वेश्चन आते हैं, ये बात इतनी सिंपल है, आप सबको पता है कि ठीक है यार ये पॉइंट तो क्लियर है, लेकिन इनमें रीजंस इंपॉर्टेंट हैं। वो रीजन एमसीक्यूज में ऑप्शन में कहीं भी आपको आ सकते हैं, तो लिहाजा आप इनके एमसीक्यूज के लिए आप जो है तो पॉइंट्स याद रखें। तो आप लिखें कि रीजन, रीजंस टू रीजंस हैं कि अल्काइन is less reactive than alkene। इसके 2 रीजन हैं, दोनों रीजन कौन कौन से हैं शाबाश। तो इसमें पहला जो रीजन है वो क्या है, वो ये है कि अगर आप देखें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में, तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, जबकि इसमें हमारे पास 2 जो है तो क्या है शाबाश, 2 हमारे पास पाई बॉन्ड बनते हैं। तो याद है इस तरह स्ट्रक्चर, तो ये इस तरह है, ठीक है। अभी होता क्या है, होता इसमें ये है कि जो p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये आप इसमें क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, और इस तरह जो है तो ये जो py pz वाले आप इसमें ओवरलैपिंग करते हैं। तो यहाँ पर
क्या बनता है अगर कॉमनली देखा जाए तो इनकी यहाँ से क्या बन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है तो क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब बन जाते हैं तो ये, यानी हम इस तरह कह सकते हैं, हम इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स कौन से देखिए, 1 2 3 4 और इस तरह ये 1 2 3 4, यानी बॉन्ड एक्सिस से ऊपर अबव 4 लोब और बिलो 4 लोब जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये मर्ज इनटू ईच अदर, ये मर्ज इनटू ईच अदर, ये 4 लोब्स जो होते हैं ये मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, भी खुद सोचे 4 लोब्स बनेंगे तो एक पूरा बड़ा सा सर्कल बनेगा, यानी नीचे भी बहुत सा सर्कल बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होंगे तो वो क्या होंगे, बिग वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है। इसके नतीजे में ये होगा, जब 4 लोग मर्ज करते हैं तो बिग वॉल्यूम ऑक्युपाई होगा, और जब बिग वॉल्यूम ऑक्युपाई होगा तो यहाँ पर अभी जो अटैक के लिए आ रहा है, देखिए यहाँ पर अटैक के लिए कौन आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे अटैक के लिए कौन आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो अवेलेबिलिटी है तो वो जरा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये बड़ा वॉल्यूम है, इलेक्ट्रॉन इस पर भागेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह चक्कर लगाएगा, आएगा 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 आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो बड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हर यूनिट, इसलिए स्लो है आवाज जिसको ठीक नहीं आ रही प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं तो यहाँ पे काफी तेज आवाज से जो है तो खतीजा सलीम जो है तो उनको भी नहीं आ रही, 5 पार्टिसिपेंट आवाज, 5-6 पार्टिसिपेंट को आवाज नहीं आ रही, ठीक है। मैं ये माइक को थोड़ा ऊपर लगा दूंगा अपनी, एग्जैक्टली आप आपके जो नूर अफसर साहब हैं, हमारे मैनेजर साहब, वो तो कह रहे हैं कि आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है और बाकी स्टूडेंट्स भी कंप्लेंट नहीं कर रही है, तो 3-4 स्टूडेंट्स की कंप्लेंट है, तो ठीक है। मैंने माइक को जो है तो बिल्कुल जो है तो सिग्नल प्रॉब्लम हो सकता है, खैर आप थोड़ा वेट कर लें, इंशाल्लाह मलाइका हयात ये आपको भी सबको इंशाल्लाह भी क्लियर आएगी आवाज़, ठीक है। खैर आप थोड़ा वेट कर लें, और अगर वो भी ना हो तो मैं आपको यहाँ पे लिख भी रहा हूँ बिल्कुल क्लियरली एक एक पॉइंट, तो आप जो है तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि जब 4 लोब्स आपस में मर्ज होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिग वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा और फिर इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो है तो वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, इसलिए ये रिएक्टिविटीज की इलेक्ट्रोफाइल के साथ लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक रीजन है, अगर कोई आपसे पूछे कि अल्काइन में रिएक्टिविटी के क्या रीजन है तो उसके पॉइंट्स मैंने बिल्कुल आपको क्लियरली करवा दिए कि 4 लोब्स मर्ज इनटू ईच अदर, बिग वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन जो पूरे सर्कल में चक्कर लगाए तो आसानी से उस जगह पे फिर जितना जल्दी नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए रिएक्शन उसका टाइम लेगा, तो इसलिए लीस्ट रिएक्टिव हो गया। तो ये इसका एक पॉइंट था। इस एक्टिविटी है तो वो है हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड रीजन जो है, सेकंड रीजन वो कैसे करता है, अगर आप देखें, अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, अगर आपके पास sp2 हो और अगर आपके पास sp हो, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे s की परसेंटेज कितनी है, 25%। अगर यहाँ पे देखें तो s की परसेंटेज हमारे पास 33% है और 34 राउंड अबाउट, और यहाँ पे s की परसेंटेज जो है हमारे पास
50% है। तो यही पॉइंट बुनियादी पॉइंट है कि जहाँ इसमें हमारे पास S की परसेंटेज क्या है, S की परसेंटेज यहाँ हमारे पास हाईएस्ट है, और जब इसकी S की परसेंटेज हाईएस्ट होगी तो ये जो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जो हैं तो वो नियर टू दी न्यूक्लियस होंगे, और जब न्यूक्लियस होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल को नॉट इजीली अवेलेबल होंगे, और जब नॉट इजीली अवेलेबल होंगे तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी लो होगी। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप लेकर चलें, ये पॉइंट्स जो हैं इन कॉन्सेप्ट्स को आप अपने साथ जहन में बिठा लें तो आपको किसी रटे की ज़रूरत नहीं होगी, और आपको पता चल जाएगा कि रिएक्टिविटी में हाइब्रिडाइजेशन का बहुत किरदार होता है। और ईटा में अगर आएगा कि इस तरह ऑप्शन आ जाए, यानी एमसीक्यूज, देखिए एमसीक्यूज मुख्तलिफ 100 तरीकों से आ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। अगर इसमें आ जाए कि ए बी सी और इनका क्वेश्चन हो कि इनमें से कौन सा जो है तो लीस्ट रिएक्टिव होंगे कंपाउंड, तो जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे तो वो sp वाले होंगे, क्योंकि एस 50% इलेक्ट्रॉन ज्यादातर वक्त न्यूक्लियस के साथ गुजारते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से उसको नहीं ले सकता, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। लेकिन अगर मोर रिएक्टिव की बात आए तो फिर उसमें sp3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ईटा में आ सकते हैं। आप अपने साथ लिख लें, यहाँ पर अगर रजिस्टर आपके पास मौजूद हो तो लिख लें। तो अगर मैं आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की चले मैं करवा दूंगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, आपको और भी आसान हो जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर मैं लिखवाऊँ तो सबसे ज्यादा जो है तो कौन से होंगे रिएक्टिव, शाबाश, sp3 जो होंगे तो वो मोर रिएक्टिव होंगे, 2 वाले लेस, सबसे लीस्ट रिएक्टिव एमसीक्यू। ठीक है, तो ये आपके साथ रिएक्टिविटी भी हमने डिस्कस कर ली। अभी अल्काइंस में दस क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज के बन सकते हैं, आप जरा गौर से सुनेंगे। टॉपिक है हमारा, शाबाश, एसिडिटी ऑफ अल्काइन, एसिडिटी ऑफ अल्काइन, एसिडिटी ऑफ अल्काइन, यानी अल्काइन की एसिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तमाम स्टूडेंट्स गौर से मेरी बात को सुने। अच्छा, वो स्टूडेंट यानी जिनको मेरी आवाज आ रही है, प्लीज रेज योर हैंड्स, मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे मैं जो करवा रहा हूँ तो आपको आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आपको आवाज आ रही है। एसिडिटी ऑफ अल्काइन जो है तो हम डिस्कस कर रहे हैं। एसिडिटी ऑफ अल्काइन को अगर हम देखें तो हमारे पास अल्काइन जो होते हैं, अल्काइन हमारे पास कितने किस्म के होते हैं, शाबाश, 2 किस्म के एक होता है टर्मिनल अल्काइन, एक होता है टर्मिनल अल्काइन, और एक हमारे पास होता है नॉन टर्मिनल अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं तो टर्मिनल एक जो है तो लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह एक कंपाउंड बना लूं अल्काइन, तो देखें यहाँ पे जो है तो यहाँ पे हमारे पास अगर अल्काइन की चेन को देखा जाए तो ये हमारे पास कार्बन की पेरेंट चेन है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बिल्कुल लास्ट कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल अल्काइन। लेकिन अगर हम इस तरह करें, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे एक कंपाउंड इस तरह बना लें, इस तरह टाइप का, ठीक है, इस तरह के टाइप कंपाउंड में अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं फिर चेन को मार्क करूं तो ये हमारे पास चेन है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इन बिटवीन यानी चेन के बिटवीन है, यानी साइड्स पर नहीं आ रहे, तो इनको नॉन टर्मिनल कहते हैं। अभी अगर हम इस पे फर्दर करें तो ये जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं ये हमारे पास एसिडिक होते हैं। ये भी ईटा के लिए पॉइंट है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है तो ये रिलीज करेगा,
जबकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि 1 2 2 3 और ये 4, और इसके लिए ये 1 2 3 4 4 4 बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन हाइड्रोजन अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास नॉन एसिडिक अल्काइन होंगे, ठीक है, यानी एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबिलिटी नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिडिक और नॉन एसिडिक की बात होगी, टर्मिनल आर एसिडिक इन नेचर। तो ये पॉइंट अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि होता असल में टर्मिनल अल्काइन में क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे टर्मिनल अल्काइन। तो मेरी बात को जरा गौर से सुनना है आप स्टूडेंट्स ने। टर्मिनल अल्काइन में होता ऐसे है कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर सिंपल जो है एसिटाइलिन ले लूँ, ये सिंपल एसिटाइलिन है, ये भी टर्मिनल अल्काइन है। होता क्या है कि यहाँ पे जो है तो आपको तो पता है ना कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp, और sp में जो है तो s परसेंटेज जो है तो ज्यादा है, तो इसके लिए इसकी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो इस sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ये नेगेटिव चार्ज ओबे करेगा, इस पे आएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो जो नतीजे में कंपाउंड आपके पास बनेगा तो वो हो जाएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज कर दिया है। तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास जो स्पीशीज बन रही है, इसको हम कहते हैं एसिटालाइड आयन, एसिटालाइड आयन, ये एसिटालाइड आयन बन गई है। अभी ये एसिटालाइड आयन जो है तो क्या होता है, अभी इससे हम क्या लेते हैं, इससे हम एक फायदा लेते हैं, इससे हम एक फायदा लेते हैं, और वो फायदा इससे क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि ये भी एमसीक्यूज में आपको आ सकता है कि इससे हम मेटल की डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि जब टर्मिनल अल्काइन एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीज करता है, तो जो एसिटालाइड आयन होता है उसका फायदा यानी मेटल डिटेक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो मेटल डिटेक्शन इसकी कैसे होती है, देखें यहाँ पर हम लिखते हैं मेटल डिटेक्शन। मेटल डिटेक्शन कैसे होती है, हम इस तरह करते हैं कि लेट सपोज एसिटालाइड आयन ले लेते हैं, ठीक है, ये एसिटालाइड आयन है, और यहाँ पर हम मेटल लेते हैं। तो मेटल जब लेते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, शाबाश, यहाँ पर बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C, क्योंकि मेटल तो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर मेटल, तो इसके साथ जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन गया है इसको हम कहते हैं मेटल एसिटालाइड, ठीक है, ये मेटल एसिटालाइड। और ये जो मेटल एसिटालाइड होता है ये प्रेसिपिटेट होते हैं, और ये डिफरेंट कलर्स में होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स में होते हैं। लेकिन अभी ये मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे करवाऊंगा। लेट सपोज आप क्या करेंगे, आप दो किस्म के जो हैं तो आप अपने साथ यहाँ पे ले लें, आप ले लें, शाबाश, आप ले लें अमोनिकल सोल्यूशन लें, क्या ले लें, अमोनिकल सोल्यूशन लें। किस चीज का अमोनिकल सोल्यूशन लें, क्यूप्रस क्लोराइड का, और दूसरा आप लें सिल्वर नाइट्रेट का। इस तरह ये आपके कोर्स में है ना, असल में ज्यादातर डिफरेंट मेटल्स हैं, ये इसी की कोर्स में फिर बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको एफएससी जो बुक में जो है तो ये आपको बहुत जरूरी है कि आप सीखें। तो क्यूप्रस क्लोराइड जो है तो ये है Cu2Cl2, ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट जो है तो ये है AgNO3, ठीक है। तो इसका भी अमोनिकल सोल्यूशन, अमोनिकल क्या होता है, NH4OH, यानी इसका अलग से अमोनिकल सोल्यूशन इसके साथ ले लें और इसका जो है तो अलग से ले लें, तो आपके पास क्या आएगा, रिजल्टेंट रिएक्शंस। रिजल्टेंट रिएक्शंस को अगर आप देखें तो ये हमारे पास लेट से अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है। बनाए हमारा जो बेसिक जो काम है वो क्या है, वो मेटल एसिटालाइड को बनाना। तो यहाँ पर ये अल्काइन है हमारे पास, अल्काइन के साथ हमने क्या लिया, शाबाश,
CuCl2, लेकिन ये क्या था, ये तो अमोनिकल था, तो ये है 2NH4OH। खैर टू बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जनरल आपको याद हो कि ये अल्काइन है, ये क्यूप्रस क्लोराइड, ये अमोनिकल सोल्यूशन है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा वो होगा Cu, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा तो अमोनियम क्लोराइड होगा, और साथ में जो होगा तो H2O होगा। तो ये हमारे पास क्या है, मेटल एसिटिलाइड है। ये मेटल एसिटिलाइड जो प्रिसिपिटेट इनके आएंगे वो प्रिसिपिटेट रेड कलर के हैं। तो जब भी आपसे कोई ये एमसीक्यूज आएगा कि अगर आप मेटल डिटेक्शन कर रहे हैं, अगर आप मेटल डिटेक्शन कर रहे हैं और इसमें आपके साथ रेड कलर के पीपीटी आए, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कॉपर की प्रेजेंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसी तरह आप सिल्वर नाइट्रेट मिलेंगे, ठीक है, तो ये देखें इसी तरह, फिर ले लें AgNO3 और फिर उसी तरह अमोनिकल है तो NH4OH। तो इसमें आपके साथ जो आएंगे तो वो होगा Ag प्लस NH4NO3 और प्लस H2O। तो ये आपके पास जो आएंगे, शाबाश, ये आपके पास जो इसके प्रेसिपिटेट आएंगे, ये प्रेसिपिटेट कौन से कलर में होंगे, शाबाश, ये वाइट कलर में होंगे। तो ये वाइट कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें सिल्वर है, ठीक है। तो ये दो आपके जो है तो मेटल डिटेक्शन भी हो गई, यानी टर्मिनल अल्काइन एसिडिटी शो करने से क्या हो रहा है, आप तो एक तो एसिडिटी शो होगी और एक जो है तो मेटल डिटेक्शन हो गई। लेकिन यहाँ पर फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट ये है कि जब इस पूरे रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि ये हमारे पास मेटल एसिटिलाइड जब बन जाता है, यानी अगर मैं बनाऊं ये जब हमारे पास मेटल एसिटिलाइड बन जाता है, तो मेटल एसिटिलाइड जो होता है तो उसकी नेचर जो है तो वो एक्सप्लोसिव होती है। तो लिहाजा इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सून कन्वर्ट करते हैं इनटू अल्काइन अगेन। दोबारा इसको हम जल्दी से अल्काइन में कन्वर्ट करते हैं, और ये ईटा में आते हैं कि किस तरह, तो अगर देखें ये आपके पास मेटल एसिटिलाइड है, ठीक है, इसको आपने ट्रीट किया HNO3 के साथ, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जरूरी HNO3 HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसके रिजल्ट में ये हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर मेटल यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो इससे हमारे पास वापस क्या बन गया, अल्काइन जो है तो रीजनरेट हो गया। तो ये ईटा के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पॉइंट याद रखें कि soon metal acetylide is converted into alkyne again by adding the strong acid to regenerate alkyne again due to the explosive nature of metal acetylide, ठीक है। फिर एक और इसमें क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। एक और क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो टेस्ट हमने यूज किया है, यानी आपको क्वेश्चन आएगा कि टू distinguish between terminal and non-terminal alkyne। देखिए फिर से पॉइंट को, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन, ठीक है, which test is used, ठीक है, which test is used। तो ये जो हमने मेटल एसिटिलाइड वाला पढ़ा, तो ये मेटल एसिटिलाइड टेस्ट इज यूज्ड। तो ये नॉन टर्मिनल और टर्मिनल में फर्क भी हो सकता है। अगर मेटल एसिटिलाइड बन गया
तो ये हमारे पास कौन सा होगा, ये हमारे पास टर्मिनल अल्काइन होगा। लेकिन अगर ये हमारे पास नहीं, ये अगर हमारे पास नहीं बना तो ये फिर नॉन टर्मिनल। ये देखें इसमें मेटल एसिटाइड बनेगा, इसमें मेटल एसिटाइड नहीं बनेगा क्योंकि ये तो नॉन एसिडिक होती है। ठीक है, तो एसिडिक और नॉन एसिडिक या टर्मिनल नॉन टर्मिनल की डिफरेंशिएशन के लिए भी इस टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं। एमसीक्यूज में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो होगा तो अल्काइन की हम पढ़ेंगे रिएक्शंस। और अल्काइन की रिएक्शंस तो आपको पता है कि एक हाइड्रोजिनेशन है, रिडक्शन रिएक्शन है, हाइड्रोहेलोजिनेशन है, हाइड्रेशन है, ये तमाम के तमाम रिएक्शन जो हैं तो इनमें होते हैं। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है तो वो हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो वो हमारे पास कौन से है, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन जो है तो क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन में हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। अगर हम यहाँ पर लें अल्काइन को, यहाँ पर हाइड्रोजन को ट्रीट करें तो हाइड्रोजन ऐड होगा और एक पाई बॉन्ड जो होगा तो वो खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म होगा तो हमारे पास रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड ये और हमारे पास नए जो हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पर जो पहले से हाइड्रोजन जो मौजूद थे तो वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले स्टेप में क्या बना, अल्कीन बना। अल्कीन बना, ये हमारे पास एसिटाइलिन या अल्काइन था। ठीक है, और स्टेप नंबर 1 था ये। लेकिन अगर हम स्टेप नंबर 2 को देखें तो स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या है, शाबाश, यही जो अल्कीन बना है इसको हम फर्दर हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे। आपको पता है हाइड्रोजिनेशन के लिए जो निकल या प्लेटिनियम या पैलेडियम जो कंडीशंस अप्लाई होते हैं वो आप याद करें। और इसके साथ हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। तो ये हमारी हाइड्रोजिनेशन के प्रोडक्ट हैं, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक और एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि अगर हम यहाँ पे रिएक्शन क्या करना चाहें, स्टॉप करना चाहें, रिएक्शन को क्या करना चाहें, स्टॉप करना चाहें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम यूज करेंगे, शाबाश, किसको, बेरियम सल्फेट को और प्लस क्विनोलीन को। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इस मिक्सचर को, इसको कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, आपको बुक में गिवन भी है, लिंडलर्स कैटलिस्ट है। और ये यहाँ पर क्या करता है, ये पॉइजनिंग करता है, ये क्या करता है, पॉइजनिंग करता है। ठीक है ना, तो ये आपके पास एक पॉइंट है कि इफ यू वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट अल्कीन स्टेज so you can stop by poisoning the catalyst, यानी जो निकल या प्लेटिनियम की जो एबिलिटी है उनको इसके ऊपर लेयर फॉर्मेशन हो जाती है जिससे इसकी फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और ये फर्दर ऑक्सीडेशन हाइड्रोजनेशन जो है तो नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल जो है तो इनकी रिएक्शंस हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एमसीक्यूज इसके साथ कुछ करें तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप इसके जवाब मुझे देंगे। ठीक है, और जवाबात आसान क्वेश्चन है, यानी लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि एमसीक्यूज में आपको करवाऊं, कि एमसीक्यूज में करवाऊं कि हाउ मेनी bonds are there in 1,3-pentadiene। ठीक है, how many bonds are there in 1,3-pentadiene which is formed by PP overlapping। ठीक है,
तो ऑप्शंस आपके पास लेट्स से कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन आपके पास है 2, बी ऑप्शन आपके पास है 4, सी ऑप्शन आपके पास है 6 और डी ऑप्शन आपके पास है 8। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं तो इस क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं। तो जो ए के साथ एग्री है वो अपने हाथ रेस करें प्लीज। वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि ए ऑप्शन ठीक है, रेज योर हैंड्स। ठीक है, कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक है, आयशा बीबी ने हाथ उठाया। आयशा बीबी आप गलत हैं, खैर है कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे। वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि बी ठीक है, बी 4 सिर्फ 3 4 स्टूडेंट्स 6 अच्छा 6 और सी के साथ कौन एग्री है, हाथ उठाएं। सी के साथ यही 5 और डी के साथ, डी के साथ, डी के साथ। अच्छा ठीक है, पता चल रहा है कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, देख लेना, अभी आप खुद देखिए। स्ट्रक्चर बनाए 1,3 पेंटाडाइन, 1,3 पेंटाडाइन, ये देखिए। पेरेंट ये हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, एक डबल बॉन्ड जो है तो वो 1 पोजीशन पे है। आपको पता है जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है और 2 नंबर्स आ जाएं तो उसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो लोएस्ट नंबर का है। ठीक है, तो अगर इस तरह यहाँ पे आ गए तो फिर एक 4 है और एक 3 है तो ये 3 का हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया 1,3 पेंटा, 5 कार्बन और डाई आइन यानी 2 डबल बॉन्ड है ये। तो जरा आप इसको गौर से देखें, फिर क्वेश्चन को पढ़ें कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर 1,3 व्हिच इज फॉर्म्ड बाय पीपी ओवरलैपिंग। तो पीपी ओवरलैपिंग जो है, तो पीपी ओवरलैपिंग कब होगी? पीपी ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं, यहाँ पे तो आपको पता है पाई बांड बनते हैं। ठीक है ना, तो पीपी ओवरलैपिंग से पाई बांड बनते हैं। तो पाई बांड को अगर आप गौर से देखें तो पाई बांड हमारे पास एक ये है पीपी ओवरलैपिंग, एक पाई बॉन्ड ये है पीपी, क्योंकि सिग्मा तो है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ये तो एसपी एसपी ओवरलैपिंग से बना है। तो पीपी ओवरलैपिंग से एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है। तो अगर आप गौर से देखें तो पीपी ओवरलैपिंग से हमारे पास 4 बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज आपको पेपर में आ सकता है। आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल पॉइंट नहीं था, आप समझते भी हैं कि जब भी पीपी ओवरलैपिंग आए या इस तरह आए, पीपी ओवरलैपिंग नहीं आएगा, अल्फाज में रद्दोबदल आएगा, आपको अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का कह देंगे तो फिर भी जो है अनहाइब्रिडाइज बॉन्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा जो है तो पाई बॉन्ड ही अनहाइब्रिडाइज बनाते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइज जो होते हैं तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें ऑप्शन जो है तो बी ठीक है। तो कौन कौन मेरे साथ एग्री है कि 4 ठीक आता है, हाथ उठा लें, रेज योर हैंड्स प्लीज, हु आर एग्री विद मी। ठीक है, बहुत बहुत जबरदस्त। ये तो 2022 तक स्टूडेंट्स चले गए हैं जो मेरे साथ एग्री थे, लेकिन आपको उस वक्त नहीं पता है, लेकिन आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, आपको बस कुछ प्रैक्टिस करनी है, कुछ ओल्ड एमसीक्यूज की बुक्स से आप इसी किस्म के क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह नजर आएंगे, आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था। इस तरह जो है तो एक लास्ट एमसीक्यू में आपको कराता हूँ। ठीक है, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। जस्ट 2 मिनट्स जो है तो मतलब सर से बोल जाते हैं वो तो एक एमसीक्यूज लास्ट एमसीक्यूज है आपके पास, और एमसीक्यूज ये है कि टू जनरेट acetylene, to generate acetylene, copper and silver acetylide, copper and silver acetylide are reacted with
अगर इसका आपने सही जवाब बता दिया तो आपको इनाम दिया जाएगा, और इनाम क्या होगा वो नूर अफसर साहब जो है तो डिसाइड करेंगे। तो लिहाजा मैं ऑप्शन लिख लूं। ये देखें, अगर अगर मैं अभी, आप रेज हैंड्स करेंगे, ठीक है, अगर आपने जवाब ठीक बता दिया तो डेफिनेटली आपको इनामात दिए जाएंगे। ठीक है, इनामात की बारिश होगी आप तमाम स्टूडेंट्स पर। ठीक है, देखते हैं इनाम आप लेते हैं या नहीं। तो वो स्टूडेंट्स जो सी के साथ एग्री है, रेज योर हैंड्स। हाँ, ठीक है। और ए के साथ, ए के साथ नहीं है, बी के साथ, बी के साथ ठीक है। आप सबको मुबारक हो, आप तमाम स्टूडेंट्स इनाम जीत चुके हैं, और ये तमाम इनामात जो हैं तो आपके एड्रेस पे आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, वेरी HNO3। तो इंशाल्लाह आपके एड्रेस नूर अफसर साहब के साथ है, और आपके इनामात आपके घर के एड्रेस पे भेज ताला। अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कल इसमें, या सॉरी कल तो संडे है, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें हम बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड जो है तो पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो रेज योर हैंड्स प्लीज।